आपका न्यू एजुकेशन हब टीच बाई कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के बायोलॉजी, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे जीवन की उत्पत्ति, या कहा जाता है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित क्या चैप्टर, विकास। या कहा जा रहा है, देखिए ये जो विकास है, विकास आपका यूनिट सेकेंड, क्या यूनिट सेकेंड का, जिसमें आनुवंशिकी एवं विकास के बारे में अध्ययन करना है। यदि आप लोग यूनिट फर्स्ट से संबंधित क्वेश्चन आंसर हो, या उसके एकदम डिटेल्स में जो अध्ययन करना है उसके ऊपर अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं, तो इससे संबंधित, या कहा जा सकता है कि यूनिट फर्स्ट से संबंधित आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सभी के सभी आपको कवर कराकर आपके प्लेलिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया है। जाकर वहां से आप लोग देखकर और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आज हम लोग आगे पढ़ रहे हैं कि विकास, क्या कहा जा रहा है कि विकास जो है ये सेकेंड यूनिट का है, जिसमें हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए विकास क्या है। देखिए विकास कहा जाता है कि विकास कम विकसित, कहा जा रहा है कि कम विकसित, कम विकसित से अधिक विकसित, कहा जा रहा है कि कम विकसित से अधिक विकसित। देखिए धीरे धीरे कहा जा रहा है कि जब विकास की प्रगति क्या होती है, बहुत ही कम हुई हो, तो कम से धीरे धीरे क्या होता है, अधिक की ओर जाती है। तो इस प्रक्रिया को विकास कहा जाता है। लेकिन यह जो प्रक्रिया होती है बहुत ही मंद गति से होती है, या कहा जा सकता है कि ये जो परिवर्तन होता है बहुत ही धीरे धीरे होता है, जिसके कारण ये जो विकास की प्रक्रिया होती है ये बहुत ही मंद गति से होती है। आगे हम लोग इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि कम विकसित जीवों से अधिक विकसित जीवों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही विकास कहा जाता है। यह जो विकास होता है, विकास की जो प्रक्रिया होती है, जो परिवर्तन होता है, यह बहुत ही धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। कहा जा रहा है कि बहुत ही धीमी प्रक्रिया होने के साथ साथ ये निरंतर क्या होती है, चलती रहती है। तो इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है विकास कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि आखिरकार जीव से संबंधित या जीवों में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। तो जीवन की उत्पत्ति से पहले, कहा जा रहा है कि जीवन की उत्पत्ति से पहले क्या था, पृथ्वी, क्या है, जीवन की उत्पत्ति कहाँ पर है, पृथ्वी एकमात्र ऐसी ग्रह है जहाँ पर जीवन की उत्पत्ति है। लेकिन आखिरकार कहा जाएगा कि जो जीव होते हैं इसकी उत्पत्ति पृथ्वी पर ही क्यों है। तो आखिरकार पृथ्वी है, तो पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो इसी में कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड व पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। माना जाता है कि क्या है, लगभग में क्या हो जाता है कि जो ब्रह्मांड होता है ये क्या होता है, 200, क्या है, 200 मिलियन वर्ष पहले, क्या है, 200 मिलियन वर्ष पहले या 2000 करोड़ वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई है। कहा, देखिए कहा जा रहा है कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को कहा जा रहा है कि पृथ्वी की क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 20,000 करोड़ वर्ष या 20 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में इसमें जीवाणु नहीं थे। कहा जा रहा है कि देखिए जो शुरुआत किया गया था या पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई थी, तो उस समय माना जाता था कि उस समय जो वायुमंडल होते हैं उस समय वायुमंडल मौजूद नहीं है। तो वायुमंडल क्या होते हैं, देखिए पृथ्वी एकमात्र ऐसी ग्रह जिसके ऊपर वायुमंडल है। तो वायुमंडल विद्यमान शुरुआत में जब कहा जाता है कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी उस समय जब पृथ्वी हमारी थी, तो उस समय पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल विद्यमान नहीं था। तो आगे कहा जा रहा है कि इसमें 1000, कहा जाए देखिए 2000 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन कहा जाता है इसमें कि 10,000 मिलियन वर्ष पहले आकाश गंगा का निर्माण हुआ है। अब देखिए आकाश गंगा क्या होती है, इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार से समझते हैं। देखिए
देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस प्रकार से, देखिए ये जो छोटी छोटी संरचनाएं भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको हम लोग क्रमशः कर देखते हैं। देखिए ये जो छोटी संरचना है, ये कहा जाता है प्रारंभिक काल में जो पृथ्वी थी, ये क्या जो ब्रह्मांड के निर्माण हुआ था। अब यहाँ पर देखा जाता है कि ये मान लीजिए क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र हो गया या गाँव हो गया, क्या है, या आपका जिला हो गया, क्या है, नहीं जिला को मत मानिए, ये क्या, देखिए ये पृथ्वी, ये कहा जाता है कि ये सौर परिवार है, क्या है, देखिए क्या है, यह पृथ्वी है। पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है। अब देखिए जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, अब देखिए जब ग्रहों का चक्कर लगाने वाले समूहों को क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता था। इसके कुछ न कुछ क्या थे, उपग्रह थे। तो अब जब उपग्रह हैं तो देखिए एक क्या उपग्रह है, तो सिंपल से कहा जा रहा है कि जब उपग्रह है, ग्रहों का चक्कर लगाने वाले को उपग्रह कहा जाता है। तो उपग्रह के आधार पर देखा जाता है तो कई ग्रह तथा उपग्रह मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, एक सौर परिवार का निर्माण कर रहे हैं। तो एक क्या जगह सौर परिवार या सौर मंडल हो जा रहा है। कई सौर मंडलों को मिलाकर क्या बनता है, आकाश गंगाएं बनती है। और कई आकाशगंगाओं से मिलकर किसका निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो कहा जा रहा है कि जो ब्रह्मांड है ये एक तरीके से क्या होता है, क्रमशः विस्तारित होता जा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से, देखिए कहा जाता है कि अब आकाशगंगा का निर्माण, हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। देखिए 2000 वर्ष पहले, क्या 20,000 वर्ष पहले ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, लेकिन 1000 मिलियन वर्ष पहले कहा जा रहा है कि ये आकाशगंगा बनी है। अब कहा जा रहा है जो आकाशगंगाएं हैं, यह सूर्य सहित अन्य नक्षत्रों का समूह है। कहा जाता है कि देखिए ये जो आकाशगंगाएं हैं, ये सूर्य सहित जितने भी सौर परिवार से हैं, तो उसमें कई सौर परिवार मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है जो आकाशगंगाएं हैं, ये आकाशगंगा सूर्य सहित अन्य नक्षत्रों द्वारा सब बने हुए हैं। तो हमारी आकाशगंगा में एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 सितारों का एक छोटा सा क्या समूह है, जिसे सौर परिवार कहा जाता है। देखिए कहा जाता है कि हमारी आकाशगंगा में एक कौन सौर परिवार है, जिसे कहा जाता है सूर्य। तो सूर्य के पास 8 ग्रह है तथा उसके 8 ग्रहों के पास अनेक प्रकार के उपग्रह भी है। तो इन ग्रह उपग्रह तथा नक्षत्रों को मिलाकर किसका निर्माण हुआ है, सौर परिवार का निर्माण हुआ है। तो कई सौर परिवार मिलकर आकाशगंगा को निर्माण करते हैं और कई आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी एक क्या एक प्रकार की ग्रह है। अब ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह किसे कहते हैं। अब देखिए ग्रह किसे कहते हैं, देखिए तारा, देखिए सूर्य एक क्या है आपका, तारा है। तो सूर्य एक तारा है, तो तारा किसे कहा जाता है, जिसके पास खुद की चमक होती है तथा ये किसी की कक्षाओं में प्रवेश नहीं करता है तथा अपने ही अक्ष पर क्या करता है, ये घूर्णन की क्रिया करता रहता है। तो इसे एक तारा कहा जाता है कि तारे का चक्कर लगाने का कार्य किसका होता है, ग्रहों का होता है। तो ग्रह जो होती है, तारों को चक्कर लगाने वाले समूह को क्या कहता है, ग्रह कहा जाता है। तो ग्रह पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते रहती है, तो सूर्य क्या पृथ्वी एक ग्रह है। तो कहा जाता है कि इसमें पृथ्वी एकमात्र एक ग्रह है। संपूर्ण ब्रह्मांड पदार्थ व ऊर्जा के मिलकर बने होते हैं। कहा जाता है कि आखिरकार ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है, तो पूरा ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड किससे मिलकर बना हुआ है, ब्रह्मांड आपके देखिए प्रकाश था, देखिए क्या है, ब्रह्मांड आपका पदार्थ तथा ऊर्जा से मिलकर बना होता है। तो अब पदार्थ किसे कहते हैं, इससे संबंधित वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की अवस्था कितनी होती है, और पदार्थ की ये जो अवस्थाएं होती है, इसमें कहा जाता है कि ये सभी के सभी ऊर्जा से मिलकर बने होते हैं। तो अब कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड है ये पदार्थ व ऊर्जा से मिलकर बने होते हैं। कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग में 10 से 13 अरब वर्ष पूर्व, क्या 13 अरब वर्ष पूर्व हुई है, जिसका नाम बोला गया था इलेम। क्या बोला गया था, इसके 10 अरब वर्ष पूर्व इलेम नामक आद्य पदार्थों से या प्रीमोर्डियल मैटर से हुआ है। तो कहा जाता है कि एक छोटे से कण से के साथ हुआ है, जिसको आद्य पदार्थ कहा जाता है। तो कहा जाता है कि ये
कहा जाता है कि 10 से 13 अरब वर्ष पूर्व इलेम नामक आद्य पदार्थ से हुआ है। यह अत्यधिक तप्त, विशाल व सघन गैसों का समूह था, जिसमें विभिन्न प्रकार के कण व प्रतिकण उपस्थित थे। एक जो इलेम नामक पदार्थ था, जो यह आद्य पदार्थ था, इसमें अत्यधिक ताप, विशाल व सघन गैसों का समूह था, जिसमें विभिन्न प्रकार के कण व प्रतिकण उपस्थित थे। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो अब हम लोग देखते हैं कि नोट्स वाइज कि किस प्रकार से आपको एग्जाम पॉइंट में लिखना है। तो देखिए, कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 20,000 वर्ष पूर्व या 200 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति की प्रारंभिक अवस्था में वायुमंडल विद्यमान नहीं था। अगला कहा जा रहा है कि पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी होती गई, इसमें जलवाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अमोनिया का निर्माण होता गया। देखिए, कहा जाता है कि आप लोग पढ़ेंगे कि 118 जो तत्व है, अभी तक जो ज्ञात 118 तत्व हैं। 118 तत्व में 91, देखिए क्या 94 तत्व ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। ये क्या है? प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तत्व के ऊपर, तो इससे संबंधित वीडियो आपके प्ले लिस्ट में अपलोड किया गया है, जाकर वहाँ से समझ सकते हैं कि पदार्थ किससे मिलकर बने थे, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। या तो जो पदार्थ होते हैं कि कौन से पदार्थ समांगी है, विषमांगी है, इसमें धातु कितनी है, अधातु कितनी है, और आपके तत्व कितने हैं, यौगिक कितने हैं, मिश्रण कितने हैं। तो अब कहा जाता है कि ये जो प्राकृतिक रूप से पाए गए जो तत्व हैं, अब ये जब समूह में कहा जाता है कि जो प्राकृतिक रूप से पाए गए जो तत्व थे, ये आपस में क्रिया कर अनेक प्रकार, देखिए अब कहा जाता है कि जो जल है, आपको पता है कि हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर, तो अब देखिए इसमें दो तत्व मिले हैं। अब वही कहा जा रहा है कि जल वाष्प है, तो अब का मीथेन है, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें कहा जाता है कि कोई न कोई जो तत्व है, यही आपस में क्रिया कर कर या अपना अणुओं का, कहा जाता है कि इसमें जो यौगिक हैं, ये अपने अणुओं के समूह में एक निश्चित अनुपात बनाकर, ये क्या कहते हैं, एक निश्चित अनुपात बनाकर ही क्या कहते हैं, अलग अनेक प्रकार के ये यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से पता चलता है कि आपके जो पृथ्वी थी, किस प्रकार से उसका ठंडे होने का मुख्य रीजन था। आगे कहा जा रहा है कि जो सूर्य की पराबैंगनी, कहा जा रहा है, देखिए सूर्य की पराबैंगनी किरणों ने पानी को तोड़कर, देखिए कहा जा रहा था कि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें थी, तो कहा जाता है कि जो सूर्य किरणें है, ये पराबैंगनी किरणों को क्या कहती है, प्रक्षेपित करती है। तो कहा जाता है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सूर्य के पास कौन सी गैस अधिक मात्रा में पाई जाती है। और कहा जाए, या तो देखिए 3 चीज, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है पृथ्वी पर। अब कहा जाता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। अब कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व पाया जाता है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इन तीनों चीज़ों को। अब आगे देखा जा रहा है कि जो देखिए पराबैंगनी किरणों को क्या कहता है, ये जो सूर्य है, पराबैंगनी किरणों को, जो पराबैंगनी किरणें है, ये पानी को तोड़ता है। पानी को तोड़ता है तो किस किस रूप में, हाइड्रोजन के 2 अणु तथा ऑक्सीजन के 2 अणु में टूटता है, को अलग कर दिया जाता है, जिसमें से ऑक्सीजन ने NH3, अब देखिए NH3 को अब कहा जाता है कि जो मीथेन है और तथा अमोनिया को के साथ मिलकर हाइड्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैस बनाती है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि जो सूर्य की किरणें, पराबैंगनी किरणें थी, तो इनके अधिक ताप के कारण पृथ्वी पर अनेक जो यौगिक थे, ये धीरे धीरे क्रमशः क्या कहते हैं, वो टूट कर अलग अलग प्रकार की यौगिकों का निर्माण करते हैं। इस कहा जाता है कि इसी प्रकार धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत तथा अन्य गैसों का निर्माण हुआ। देखिए ओजोन परत का, देखिए ऑक्सीजन और यहाँ पर टूटा है, 2 अणु हैं। जब ऑक्सीजन एक अत्यधिक अणु के साथ क्रिया करता है, तो ऑक्सीजन के 3 अणु मिल जाते हैं, तो 3 अणु मिलकर ही ओजोन परत का निर्माण करते हैं। तो ओजोन परत किस वायुमंडल में पाई जाती है, और उस वायुमंडल के परत का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ओजोन परत किस परत में पाई जाती है। अब देखिए वायुमंडल में कितने प्रकार की परतें पाई जाती है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। देखिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ क्या होता है, ये वायुमंडल मौजूद है। तो इसमें कितने प्रकार के वायुमंडलीय परतें हैं, देखिए पहला कहा जा रहा है ये क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के बाद
समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल है। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर ये सभी मंडल मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वायुमंडल का निर्माण करते हैं, या कहा जाता है। तो आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे देखा जा रहा है कि देखिए इसी प्रकार धीरे धीरे पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का ओजोन परत तथा अन्य गैसों का निर्माण होता गया। अगला कहा जा रहा है कि पृथ्वी के ओर ठंडा होने पर जल वाष्प में बरसात का रूप ले लिया, जिसे गहरे जगह को महासागर का रूप ले लिया था। देखिए कहा जा रहा है कि धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा होने लगी, जिसके कारण वहाँ पे जल वाष्प बना। जल वाष्प धीरे धीरे बरसात का रूप ले लिया। अब बरसात जब वर्षा होने लगी तो जहाँ पर अधिक मात्रा में क्या थे, गहरे स्थान थे, वो धीरे धीरे जल वहाँ पर इकट्ठा होकर एक महासागर का रूप ले लिया था। तो यह माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ साल बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। देखिए धीरे धीरे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई तो उन ठंडे होने के कारण पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति जो हुई है ये समुद्रों से, या कहा जाता है कि महासागरों से हुई है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो आप देखिए जो जीवन की उत्पत्ति है मुख्य रूप से अब देखा जाता है तो देखिए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म, इस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति देखा जाता है। तो ऐसे ही आप लोग देखे होंगे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, कवक और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। अब कहा जाता है कि इसमें जो छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं या छोटे छोटे जो पादप थे, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? समुद्र से ही हुई है। तो यह कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति जली माध्यम से हुई है। तो जली माध्यम कहाँ से शुरुआत में देखे गए थे? तो वो महासागरों में देखे गए थे। तो कहा जाता है कि जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का मुख्य रीजन क्या था? ये महासागर ही थे। तो आगे हम लोग देखते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि एक जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें देखा जाता है एक सिद्धांत दिया गया था, बिग बैंग सिद्धांत, या कहा जाता है कि बिग बैंग परिकल्पना। देखिए क्या बिग बैंग परिकल्पना, या कहा जाता है बिग बैंग सिद्धांत। अब इसके बारे में थोड़ा सा दिन देखा जाता है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय देखा गया था तो इसको देने वाले लेमेंतेयर कौन है? लेमेंतेयर तथा गैमो तथा डिक, ये कुछ वैज्ञानिक थे जिनके अनुसार कौन, या तो हम कह सकते हैं कि भूगोल शास्त्री थे, जिनके अनुसार कहा गया था कि ये जो इलेम था, कौन सा आद्य पदार्थ, कौन सा इलेम था, आपको अभी बताया गया था। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई आद्य पदार्थ इलेम से हुआ है। तो इलेम में उपस्थित कण व प्रतिकण जो थे ये आपसी टकराव के कारण क्या कहते हैं, ये आपसी टकराव के कारण एक भयंकर विस्फोट का रूप ले लेता है, और इन विस्फोट से अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन परमाणु निकले। अब कहा जाता है कि जो इलेम पदार्थ था, अब इन पदार्थों में आपस में टकराव के कारण भयंकर विस्फोट होता है, जिसमें से अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है तो कहा जाता है हाइड्रोजन परमाणु निकले व इन्होंने ब्रह्मांड का प्रारंभिक पदार्थ बनाया। अब देखिए ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस होती है। तो कहा जाता है कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में जो हाइड्रोजन है, तो इसलिए कहा जाता है कि हाइड्रोजन परमाणु निकलकर पूरे ब्रह्मांड का प्रारंभिक पदार्थ बनाया। इसके पश्चात कहा जाता है कि यह पदार्थ अनेक पिंडों में विभाजित हो गया। जो ये पदार्थ थे ये अलग अलग, जैसे कहा जाता है कि एक छोटा सा टुकड़ा है, जब ये विस्फोट होता है तो ये अलग अलग खंडों में टूटता है। तो ये जो अलग अलग खंड था, तो ये अलग खंड में जैसे ही विभाजित होता है, ये विभाजित होकर अनेक पिंडों में टूट जाता है, और अनेक जो पिंड थे एक आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। अब कहा जाता है कि जो ब्रह्मांड है, तो जो ब्रह्मांड के अधिकांश नक्षत्र आज भी कहा जाता है प्रज्वलित गैस के
पिंड के रूप में दिखाई देते हैं। तो सिंपल सा कहा जा रहा है कि जो आकाशगंगाएं हैं, यह आकाशगंगा एक प्रज्वलित गैस के पिंड के समान दिखाई देती है। तो कहा जाता है बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है मटर के दाने के समान इलेम नामक आद्य पदार्थ था, जिसमें आपसी विस्फोट किसके कारण, ताप दाब के कारण उसमें क्या होता है, विस्फोट होता है। जब विस्फोट होता है तो इसमें अधिक मात्रा में हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलते हैं, जो ब्रह्मांड का प्रारंभिक पदार्थ बनाते हैं। अब ये पदार्थ मिलकर अनेक पिंडों में विभाजित होकर अनेक प्रकार के पिंड का निर्माण करते हैं, जिसमें से प्रत्येक पिंड से एक आकाशगंगा का निर्माण होता है। और प्रत्येक आकाशगंगाओं को देखा जाता है तो आज भी प्रज्वलित गैस के पिंड के रूप में दिखाई देती है। आगे कहा जा रहा है कि देखिए निहारिका परिकल्पना, या तो कहा जाता है कांट लाप्सांग, कौन है, कांट लाप्साल, कौन दो साइंटिस्ट थे, देखिए कांट व लाप्साल नामक दो वैज्ञानिक थे, जिन्हों के अनुसार निहारिका परिकल्पना दिया गया था। तो इनका कहना था कि या कह सकते हैं कि इनके अनुसार सौर परिवार का उद्गम आकाशगंगा से हुआ है। अब देखिए ब्रह्मांड से किसका निर्माण हुआ है, आकाशगंगा का। अब धीरे धीरे देखा जाता है कि अब आकाशगंगा से सौर परिवार का निर्माण हुआ है। अब देखिए आकाशगंगा से किसका निर्माण हुआ है, सौर परिवार का निर्माण हुआ है। अब देखिए जो सौर परिवार का निर्माण उद्गम आकाशगंगा से हुआ है, जो कि अत्यधिक तप्त व घूर्णनशील थी। कहा जा रहा था कि ये अत्यधिक तप्त व घूर्णनशील थी। यह आकाशगंगा एक गैसीय पिंड के रूप में थी। कहा जा रहा था कि ये जो आकाशगंगाएं दिखाई दे रही थी, ये किस रूप में थी, ये आकाशगंगाएं गैसीय पिंड के रूप में दिखाई दे रही थी, जिसमें अनेक परमाणु स्वतंत्र रूप में उपस्थित थे। इन परमाणुओं ने आपस में जुड़कर पहले सूर्य का निर्माण किया तथा बाद में सूर्य से अनेक पिंड टूट कर पृथक हो गए और इन्होंने सौर परिवार के अन्य सदस्यों का निर्माण किया। कहा जा रहा है कि जो आकाश, देखिए सिंपल सा है कि ये जो गैसीय पिंड थे, जिसमें अनेक परमाणु स्वतंत्र रूप से उपस्थित थे। अब ये परमाणु कहा जाता है कि इन परमाणु ने आपस में जुड़कर, जैसे जो परमाणु होती हैं, परमाणु आपको पढ़ेंगे कि परमाणु एक क्या करता है, रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो कहा जाता है कि जो परमाणु है ये आपस में जुड़कर पहले सूर्य का निर्माण करते हैं। तो सूर्य में कौन सी क्रिया, देखिए जब अनेक कण आपस में मिलकर एक का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर संलयन अभिक्रिया होती है। तो सूर्य के पास कौन सी अभिक्रिया होती है, तो सूर्य एक प्रकार की जो होती है, इसके पास सूर्य के संलयन की अभिक्रिया होती है। आप लोग दो प्रक्रिया पढ़ेंगे, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो सूर्य के पास नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। तो कहा जाएगा दूर के कण आपस में एक जगह जाकर इकट्ठा होते हैं, तो इस क्रिया को ही नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया कहा जाता है। तो कहा जाता है अनेक प्रकार के जो परमाणु थे ये आपस में जुड़कर एक सूर्य, या कहा जाता है सूर्य का निर्माण करते हैं, जो बाद में ये सूर्य अनेक पिंड टूटकर पृथक हो गए और इन्होंने सौर परिवार के अन्य सदस्यों का निर्माण किया। जैसे कहा जाता है कि जैसे ही टूटता है तो सूर्य के पास ये ज्वलनशील था, तो धीरे धीरे जैसे इसके कण टूट जाएंगे, तो टूटने के बाद इसके कण बिखर जाएंगे, तो बिखर जाएंगे तो सूर्य से दूर चले जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होते हैं, ये ठंडा होते गए। जैसे ही ठंडा होते गए तो अब इनके हुए क्या जगह अनेक पिंड का निर्माण किए। यही पिंड किस रूप में, ग्रह, उपग्रह तथा उल्का पिंडों के रूप में दिखाई देते हैं। अब आगे देखा जा रहा है कि आधुनिक परिकल्पना, ये तो आपका निहारिका परिकल्पना थी, बिग बैंग सिद्धांत थे। अब देखा जाता है कि आधुनिक युग में क्या कहा जाता है। देखिए कहा जा रहा है कि आधुनिक युग में देखा जा रहा है कि आधुनिक परिकल्पना क्या है, आधुनिक परिकल्पना क्या है। हम लोग दो परिकल्पना के बारे में, बिग बैंग परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना तथा इस समय देखा जाता है कि जो वर्तमान की या कहा कि आधुनिक परिकल्पना है, इसके अनुसार क्या कहा जा रहा है कि देखिए वाइजेकर, देखिए वाइजेकर नामक साइंटिस्ट है, वाइजेकर तथा आल्फेन तथा आर्हेनियन, देखिए कौन है, वाइजेकर,
आल्फेन तथा आहरनियम के अनुसार कहा जाता है कि सूर्य का निर्माण सघन बादलों के केंद्रीय भाग से हुआ है। कहा जाता है कि आर्हेनियस के अनुसार अगर सिद्धांत आता है तो इनके अनुसार कहा जाता है कि सूर्य का निर्माण सघन बादलों के केंद्रीय भाग से हुआ है। अब कहा जाता है कि इसके अनुसार इसके चारों ओर परिधि बादलों का घेरा उपस्थित था। कहा जाता है कि इसके चारों ओर परिधि बादलों का घेरा उपस्थित था। ये बादल अनेक वृत्ताकार पथों में विखंडित हो गए। कहा जाता है कि ये जो बादल थे अनेक प्रकार के वृत्ताकार पथों में भी विखंडित हो जाते हैं और ये विखंडित होकर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रत्येक वृत्त के परमाणु एक साथ जुड़ गए व इन्होंने एक ग्रह का निर्माण किया। देखिए सिंपल सा है, पहले हम लोग ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किए, उसके बाद आकाशगंगा के, उसके बाद सूर्य के बारे में अध्ययन किए। अब धीरे धीरे किसका निर्माण हो गया? ग्रहों का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से पता चलता है कि हमारे पृथ्वी पर किस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई है। ये सब अभी हम लोग क्रमशः किसके बारे में अध्ययन किए हैं। देखिए ब्रह्मांड के अध्ययन देखिए, ब्रह्मांड के बाद किसका निर्माण हुआ है? आकाशगंगा का। आकाशगंगा के बाद देखा जाता है सौर परिवार का। सौर परिवार के बाद देखा जाता है तो देखा जाता है तो ग्रहों का। अब ग्रहों के बाद धीरे धीरे किसका निर्माण? उपग्रहों का तथा क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से क्रमशः कर एक दूसरे का क्या किया गया? परिकल्पना के बारे में हम लोग अध्ययन किए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आद्य पृथ्वी, या कहा जाता है कि जो शुरुआत में पृथ्वी थी वो कैसी थी या क्या थी। अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए हैं। तो कहा जाता है कि पृथ्वी की आयु लगभग में 404.6 अरब वर्ष पूर्व हुई है। क्या देखिए कहा जा रहा है जो पृथ्वी की, अभी इसके ऊपर हम लोग पढ़े हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी। आप लोग अभी ध्यान से देखेंगे कि लगभग में माना जाता है 10 से 13 अरब वर्ष पूर्व इलियम नामक पदार्थ से हुआ था। इसके बारे में हम लोग अध्ययन किए। तो अब कहा जाता है कि जो पृथ्वी है, अब देखिए 10 से 13 वर्ष, ये 4.6 अरब वर्ष पहले पूर्व मानी जाती है। तो कहा जाता है कि इसके बीच में देखिए 10 से 13 अरब वर्ष, अब इसके बीच में 4.5। अब देखिए कितने साल का इसमें अंतर के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो अब इसीलिए कहा जाता है कि जो अब शुरुआत में पढ़ाया गया था कि आपको बताया गया कि जो विकास की प्रक्रिया थी ये बहुत ही मंद या बहुत ही धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन था। अगला कहा जा रहा है कि ऐसा माना जाता है कि जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ है उस समय उसकी सतह का तापमान लगभग में 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। माना जाता है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई या पृथ्वी का निर्माण हुआ है तो उस समय उसका तापमान, जो पृथ्वी का तापमान था 5000 से लेकर लगभग में 6000 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बराबर था। वर्तमान में सूर्य के कोरोना वाले भाग का टेम्परेचर देखा जाता है तो 6000 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। प्रत्येक वस्तु गैसीय अवस्था में, इसमें आपको अभी बताया गया कि जो ब्रह्मांड थी, आकाशगंगा कैसी थी? गैसीय अवस्था में थी। कहा जाता है कि प्रत्येक वस्तु गैसीय अवस्था में इस समय थी। तो अब कहा जाता है कि आद्य वातावरण में सभी तत्व परमाणु अवस्था में उपस्थित थे। जितने भी तत्व थे सभी परमाणु अवस्था में उपस्थित थे। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान कम होता गया वे पदार्थ संघनित होते गए। अब देखिए संघनित होते गए तो संघनन की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए संघनन किसे कहते हैं? और देखिए संगठित मतलब क्या है? जो बिखरी हुई क्षेत्र थे ये क्या धीरे धीरे आपस में झुंड बनाकर क्या है झुंड बनाना, इकट्ठा किए, इसी को कहा जाता है संघनित होते गए। तो कहा जाता है संघनित होते गए तो वह इन्हें ठोस द्रव गैस का निर्माण हुआ है। अब देखिए जैसे ही ये आपस में जुड़ते गए, बिखरे हुए पदार्थ जुड़ते गए, तो इस प्रकार से देखा जाता है। तो इसमें कितने प्रकार के, मुख्य रूप से 3 प्रकार के पदार्थ का निर्माण हुआ। कौन कौन से? ठोस का, द्रव का, गैस का। ठोस का, द्रव का, गैस रूप में। ये तो 3 मुख्य रूप से उस समय देखा जाए तो 3 ही अवस्था थी। वर्तमान में देखा जाता है तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं? 6 अवस्था हो गई है। 6 अवस्था का आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम जरूर बताइएगा कि 6 अवस्था कौन कौन सी है। अब देखिए कहा जा रहा है कि जब ठोस द्रव गैस का निर्माण हुआ
तब जब पृथ्वी का ताप और कम हुआ तो वे सभी तत्व अपने अपने घनत्व के कारण व्यवस्थित हो गए। जैसे कहा जाता है कि जिसका घनत्व अधिक था वो क्रमशः नीचे परत में आ गए, जिसका घनत्व उससे उससे अधिक था तो उसके ऊपर हो गए, जिसका घनत्व बहुत ही कम था तो ये सदैव क्या है, वायुमंडल में विद्यमान हो गए। तो कहा जाता है कि अपने घनत्व के अनुसार व्यवस्थित होकर गए। इन्होंने पृथ्वी की विभिन्न परतों का निर्माण किए। अब देखिए जिसका घनत्व कम था ये धीरे धीरे किसका, पृथ्वी की परतों का निर्माण करते गए। तो कहा जाता है कि इन्होंने पृथ्वी के विभिन्न परतों का निर्माण किया, जैसे लौह, तांबा, निकेल, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीज। ये सभी के सभी जो भारी तत्व थे, ये भारी तत्वों के परमाणु केंद्रीय भाग में एकत्रित हो गए। अब देखिए कहा जाता है कि जो पृथ्वी की बातें करते हैं तो हम लोग मुख्य रूप से पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है, देखिए 3। कौन कौन से, देखिए ये पृथ्वी की संरचना को देखा जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। अब देखिए अब इसकी संरचना को हम देखते हैं तो कहा जाता है कि इसकी खुदाई करने के बाद, मतलब इसके 3 परतें थी। कौन कौन से, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। कौन कौन से थे, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। देखिए क्रोड वाला जो भाग है ये देखिए इंग्लिश और हिंदी में दोनों एक ही है। अब देखिए क्रोड वाला तो इसके मुख्य रूप से देखिए सियाल, इसको अलग कलर से करते हैं हम लोग, सियाल, सीमा, निफे। अब देखिए ये मुख्य रूप से इसके 3 परतें थी। तो अब तीनों परतों के आधार पर देखा जाता है कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत थी उसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं, और जो बीच वाला भाग था सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाए जा रहे हैं। जो निचला हिस्सा था उसमें निकिल और आयरन पाए जा रहे थे। जिसका घनत्व सबसे अधिक था वो पृथ्वी की केंद्र में मौजूद हो गए, और जिसका घनत्व उससे कम था तो वो मध्य में आ गए, और जो इसका घनत्व बहुत ही कम था वो सदैव पृथ्वी की ऊपरी परत में ही मौजूद रह गए थे। इसी के बारे में हम लोग इसमें देख रहे हैं कि कहा जाता है कि जो पृथ्वी पर लौह, तांबा, निकिल, कोबाल्ट, जिंक, मैग्नीज ये सभी के सभी भारी तत्व के परमाणु केंद्रीय भाग में एकत्रित हो गए और इन्हें भूक्रोड का निर्माण दिया गया। अब कहा जाता है कि धीरे धीरे क्या ये जितने भी तत्व थे ये अनेक प्रकार के पृथ्वी के आंतरिक भागों में समा गए। अब जिसे को कहा जाता है पृथ्वी का भूक्रोड का नाम दिया गया था। अब देखा जाता है एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, आयोडीन, मैग्नीशियम। कौन कौन से है, देखिए एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फर, ये सभी के सभी तत्व मिलकर जो हल्के परमाणु थे ये आकर मध्य में उपस्थित हो गए, जिसे भूक्रोड पर एक आवरण का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए। अब अगला कहा जाए कि जो हल्के गैसीय अवस्था में थे, जो गैसीय अवस्था में थे तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो हाइड्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कार्बन ये इत्यादि हल्के तत्व ने आदि पृथ्वी का आधे वायुमंडल का निर्माण करते हैं। तो कहा जाता है कि घनत्व के आधार पर जितने भी तत्व थे वह अलग अलग संरचना में अपना व्यवहार व्यक्त करते हुए कुछ के पृथ्वी के केंद्रीय भाग में, कुछ मध्य भाग में, कुछ पृथ्वी की वायु परत में मौजूद थे तो और कुछ उससे ज़्यादा हल्के थे जिसका घनत्व बहुत ही कम था तो वो पृथ्वी के वायुमंडल में विद्यमान हो गए, जो आपस में संघनित होकर एक आधे वायुमंडल का निर्माण करते हैं। आगे देखा जाता है कि ये जो पृथ्वी के आधे वायुमंडल थे ये वातावरण में ऑक्सीजन के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ओजोन परत का स्तर बना लेते हैं। देखिए अब कहा जाता है कि जो शुरुआत में जो पृथ्वी थी तो उस समय ओजोन परत का निर्माण नहीं हुआ था। कहा जाता है कि जो आधे पृथ्वी थी तो यह आधे पृथ्वी के वातावरण में ओजोन परत का स्तर नहीं था। जब वायुमंडल ही मौजूद नहीं थी तो वहाँ पर वायुमंडल मौजूद न होने के कारण वहाँ पर ओजोन स्तर का निर्माण नहीं हुआ था। अब धीरे धीरे किसका निर्माण होता है, तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर सीधे पड़ती थी, जिसके कारण ये आदि पृथ्वी पर मुक्त ऑक्सीजन भी उपस्थित नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही पृथ्वी पर ओजोन परतें सूर्य सीधी पड़ती थी तो उस समय भी देखिए ओजोन नहीं था, वायुमंडल भी नहीं था, तो ऑक्सीजन भी नहीं था। तो धीरे धीरे क्या था, जैसे जैसे ओजोन परत क्या पराबैंगनी किरणें वहाँ पर प्रक्षेपित होती गई। अब वहाँ पर जल वाष्पों का वाष्पीकरण के कारण उसमें अनेक प्रकार के प्रारंभिक वातावरण का वास्तविक संघनन कार्बन डाइऑक्साइड,
नाइट्रोजन गैस तथा जलवाष्प तथा हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या करते हैं, ये अनेक प्रकार के संघनित तत्वों का निर्माण कर कर एक वायुमंडल का निर्माण करते हैं। कहा जाता है इसमें हाइड्रोजन अन्य हल्के पदार्थों से मिलकर हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया तथा मीथेन के निर्माण में सहायता की। जैसे कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन हल्का परमाणु था जो पूरे ब्रह्मांड में था, तो ये अधिक से अधिक यौगिकों के साथ कहा यौगिक न कहकर हम लोग क्या कहें, वहाँ पर अधिक से अधिक तत्व के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ये यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या कहते हैं, ये जो हाइड्रोजन परमाणु तो अनेक प्रकार के तत्वों से मिलकर किसका यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए शुरुआत में कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन सल्फाइड थे, अमोनिया थे तथा मीथेन थे, इसमें सभी में सभी हाइड्रोजन मौजूद थे। अब कहा जाता है कि पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन की उपस्थिति के कारण 90% पर्याप्त मात्रा में हाइड्रोजन उपस्थित होने के कारण 90% मात्रा मुक्त इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण इस वातावरण को अपचायक कहा जाता है। अब देखिए अपचायक क्या होता है, रिडक्शन क्या, या कहा जाता है कि उपचायक क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, इसके ऊपर प्ले लिस्ट में वीडियो अपलोड किया गया, जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो कहा जाता है ये अपचायक का रूप ले लेते हैं। तो ऐसे वातावरण में कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण बहुत कम ताप पर होता गया। अब कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु था यह सबसे अधिक क्रियाशील थे। जब से कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन परमाणु था ये सबसे अधिक क्रियाशील थे, अतः कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अपचायक वातावरण के कारण हुई है। तो कहा जाता है कि जो पृथ्वी की पर जीवन की उत्पत्ति थी ये अपचायक वातावरण के कारण हुई है। यह भी कहा जाता है कि जो प्रारंभिक अपचायक वातावरण में किसी भी पदार्थ का निम्नीकरण नहीं होता था। कहा जाता है कि निम्नीकरण का जो पदार्थ संघनित हो गया था उसकी मात्रा कम होना उसमें पॉसिबल नहीं था। पृथ्वी तल के ठंडे हो जाने पर इस पर जीवन की उत्पत्ति की स्थिति धीरे धीरे निर्मित होती गई। अब इस प्रकार से हम लोग देखें कि किस प्रकार से पूरी पृथ्वी पर, क्या पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। आगे हम लोग देखते हैं कि आखिरकार जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आगे देखिए कहा जा रहा है कि जीवन की उत्पत्ति, तो हम लोग क्रमशः देखते हैं कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से संपन्न हुई है। तो देखिए कहा जाता है कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों को दो समूहों में सबसे पहले बांटा जा सकता है कि कौन से, एक सजीव थे एक निर्जीव थे। कौन से थे, एक सजीव व एक निर्जीव, एक सजीव व एक निर्जीव। देखिए सजीव और निर्जीव के ऊपर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो ऐसे संबंधित वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अपलोड किया गया है कि जिसमें आपको अच्छे से समझाया गया है कि सजीव व निर्जीव में किस प्रकार से भेद किए जाते हैं और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई सजीवों के निर्जीवों की, इसके बारे में भी आपको अच्छे से समझाया गया है। आप लोग सजीव निर्जीव में अंतर टीच बाय कपिल सर डालेंगे तो भी आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, या तो यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो भी वहाँ पर वीडियो आपको मिल जाएगा। तो कहा जाता है कि सजीवों और निर्जीवों में विभिन्न प्रकार के मतलब क्या अंतर देखे गए, या तो हम कह सकते हैं कि उस समय कुछ ऐसे जीव थे जिसको जैविक तथा अजैविक रूप में, जैविक अजैविक के रूप में देखा जा रहा था। तो इसलिए कहा जाता है कि अब देखिए लगभग में इस सभी के अध्ययन के बारे में आप लोग देख लीजिए। अब कहा जाता है कि जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में हम लोग देखते हैं तो देखिए पृथ्वी पर जीवन आज से लगभग 400 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो जिसमें कहा जाए कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कुछ अनेक प्रकार के सिद्धांत दिए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक सिद्धांत दिया गया था स्पोर सिद्धांत या पैनस्पर्मिंग सिद्धांत। देखिए कुछ सिद्धांत दिए गए थे जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार अनेक ग्रहों से ब्रह्मांड में स्पोर नामक कॉस्मिक कण आए और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो गई। देखिए कहा जा रहा था कि कुछ सिद्धांत बताए गए थे उसमें कि अनेक ग्रहों से ब्रह्मांड में स्पोर नामक कॉस्मिक कण आए और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो गई। तो कुछ लोगों का नाम होता, अब कहा जाता है कि कुछ लोग हम लोग देखते हैं कि अपने यहाँ देखा जाता है कि जब विशिष्ट सृष्टिता का सिद्धांत के अनुसार देखा जाता है तो ये कहा जाता है कि जो विशिष्ट सिद्धांत दिए गए थे तो जिसमें सृष्टि की रचना के बारे में हम लोग देखते हैं तो उस समय बाइबल के अनुसार कहा जाता है। देखिए किसके अनुसार, बाइबल के अनुसार देखा जाता है। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि धार्मिक ग्रंथों के बारे में। देखिए क्या है,
बाइबिल के अनुसार सृष्टि की रचना कैसे हुई है? अब बाइबिल किस धर्म की ग्रंथ है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो कहा जाए कि जीवन तथा सभी वस्तुओं की रचना, देखिए क्या है, बाइबल के अनुसार कहा जाता है कि जीवन तथा सभी वस्तु जीवन तथा सभी वस्तुओं की रचना भगवान द्वारा कितने दिनों में? 6 दिनों में संपन्न हुई। तो कहा जाता है कि बाइबल के अनुसार कहा जाता है कि जीवन तथा सभी वस्तुओं का निर्माण 6 दिनों में हुआ, जिसमें कहा जाता है कि प्रथम दिन आए तो उसमें कहा जाता है कि स्वर्ग तथा नरक को बनाए। दूसरे दिन आकाश व जल को बनाए। तीसरे दिन सूखी धरती व वनस्पति को बनाए। चौथे दिन सूर्य चंद्रमा व तारे को बनाए। पांचवें दिन मछली व पक्षी बनाए। छठे दिन स्थलीय जंतु व मनुष्य के बारे में ये अच्छे से मतलब क्या वहाँ पे बनाए थे। तो इस प्रकार से बाइबल के अनुसार 6 दिन में ही पूरी सृष्टि की रचना हो गई थी। तो कहा जाता है कि प्रारंभ में प्रथम पुरुष बना और फिर इसकी 12वीं पसली से प्रथम नारी बनी थी। कहा जाता है कि इनके अनुसार कहा जाता है कि प्रारंभ में प्रथम पुरुष बना था, फिर इसकी 12वीं पसली से प्रथम नारी बनी थी। अब कहा जाता है कि हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार देखा जाता है। देखिए ये तो बाइबल के अनुसार हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो हिंदू धर्म ग्रंथ है इसके अनुसार कहा जाता है कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा द्वारा की गई थी। जैसे कहा जाता है कि धार्मिक ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया जाता है तो धर्म के आधार पर देखा जाता है कि जो सृष्टि की रचना हुई है कहा जाता है कि ब्रह्मा द्वारा की गई थी। इनके अनुसार प्रथम पुरुष मनु और प्रथम नारी श्रद्धा थी। कैसे कहा जाता है कि जो ब्रह्मा के द्वारा प्रथम पुरुष मनु और प्रथम नारी श्रद्धा के द्वारा ही पूरी सृष्टि की रचना हुई है। तो लेकिन कहा जाता है कि इसमें 3 सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें कहा जाता है कि आज पृथ्वी पर जितने भी जीव है ये सभी इसी रूप में सृजित हुए हैं। कहा जाता है कि जो श्रद्धा व मनु के द्वारा ब्रह्मा द्वारा जो लिखित ग्रंथ थी उसमें समझा गया। तो इसमें कहा गया है कि आज पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वे सभी इसी प्रकार से सृजित हुए हैं। दूसरा कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति के समय यही विविधता थी और भविष्य में भी यही विविधता बनी रहेगी। जैसे कहा जाता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के जो विविधताएं थी वह आज भी वो विविधता बनी हुई है। कहा जाता है कि पृथ्वी केवल 4 वर्ष पुरानी है। कहा जाता है कि जो पृथ्वी है यह केवल 4000 कहा जाता है, किसके अनुसार? ब्रह्मा के अनुसार कहा जाता है कि पृथ्वी केवल 4000 वर्ष पुरानी है। इस प्रकार से देखा जाता है कि जीवन जो होता है यह अपरिवर्तनशील है तथा इसकी उत्पत्ति के बाद से अब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये किसकी रचना थे? ये विशिष्ट सृष्टवाद का सिद्धांत था। इसमें कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण सिद्ध नहीं हुआ है। ये कहा जाता है कि जब धर्म की बात होती है तो वहाँ पर किसी भी प्रकार के साइंटिफिक रीजन वहाँ पे नहीं समझा गया है, ना तो कोई भी साइंटिस्ट इसको अच्छे से अभी तक इसको समझा पाए। अगला कहा जाता कि देखिए अब जैसे ही हमारे पूरे विश्व में क्या धीरे धीरे साइंटिस्ट आते गए तो उन्होंने तर्क और वितर्क लगाते गए। तो जो साइंटिस्ट है इन्होंने किसके ब्राह्मणवाद पर 1% वो विश्वास करना नहीं चाहिए। तो कहा जाता है कि अधिकांश वैज्ञानिक वर्तमान समय में ब्राह्मणवाद का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष इतना शुष्क व हानिकारक विकिरणों से युक्त है कि उसमें से गुजरने पर किसी भी जीव के बचे रहने की संभावना शून्य के बराबर होती है। कहा जाता है कि जितने जो वर्तमान के जो साइंटिस्ट है इनके अनुसार देखा जाता है कि जो ब्राह्मणवाद था इस पे किसी भी प्रकार को मानने के लिए वो तैयार नहीं है। तो कहा जाता है कि इसके यदि जीवन के इस सिद्धांत के मान भी लिया जाता है तो पृथ्वी पर जीवन कहाँ से आए हैं ये तो बताता है कि है प्रथम
जीव की मूल उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे कहा जाता है कि जब अनेक साइंटिस्ट के अनुसार ब्रह्मांडवाद पर क्या होता है, तर्क वितर्क होता है, तो उनका कहना है कि मान लीजिए कि यदि पृथ्वी की क्या उसके अनुसार हुई, तो आखिरकार वो जो प्रथम पुरुष था वो कहाँ से आया है। तो इसके अनुसार कहा जाता है प्रथम जीव की मूल उत्पत्ति कैसे हुई है, इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि इस सिद्धांत को अमान्य घोषित कर दिया गया। जैसे कुछ सिद्धांत ऐसे थे जिसको अमान्य घोषित किया गया था। अब हम देखते हैं कि स्वतः जनन सिद्धांत, देखिए क्या आगे वो कुछ ऐसे सिद्धांत थे जिसके बारे में आप लोगों को समझना है, लेकिन उसके बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। तो आगे हम लोग देखते हैं कि स्वतः जनन सिद्धांत क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या है कि जो स्वतः जनन सिद्धांत है, इसके अनुसार कुछ कपड़े रोटी के टुकड़े से चूहे जैसे जानवर, देखिए कहा जाता है कि देखिए कुछ साइंटिस्ट के अनुसार कहा जाता है कि कुछ कपड़े रोटी के टुकड़े से चूहे जैसे जानवर स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। स्वतः मतलब क्या, देखिए नाम से पता चला कि स्वतः मतलब क्या, स्वयं से जनन करके ये क्या करते हैं, ये अपनी उत्पत्ति कर लेते, तो इसीलिए कहा जाता है कि इस सिद्धांत के अनुसार कपड़े रोटी के टुकड़े से चूहे जैसे जानवर स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। मीठा या तरल खाद्य पदार्थ डालने से मक्खियाँ स्वतः उत्पन्न हो जाती है, परंतु यह संभव नहीं है। कहा जाता है कि इस स्वतः उत्पन्न होने के कुछ सिद्धांत बताए गए थे, तो परंतु यह संभव नहीं है, कुछ लोगों को माना था। आगे कहा जा रहा है कि लुईस पाश्चर ने स्वतः जनन सिद्धांत को गलत साबित करते हुए जीवन जीव उत्पत्ति अर्थात पूर्व से निर्मित जीव से ही नए जीवों की उत्पत्ति होती है का सिद्धांत प्रतिपादित किया और प्रयोग से सिद्ध भी किया। कहा जाता है कि लुईस पाश्चर ने सबसे पहले ये बताया था कि जो पृथ्वी पर जीवन हुआ है, जीवन की उत्पत्ति हुई है, तो ये नए जीवों की उत्पत्ति जो हुई है, ये पहले से क्या है, पहले से ही विद्यमान या पहले से ही जो जीव थे उन्हीं के द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हुई है। इसको इन्होंने क्या करते हैं, ये सिद्ध भी करते हैं। आगे कहा जाता है कि इन्होंने 2 फ्लक्स लिए। कहा जाता है कि इनके अनुसार 2 फ्लक्स लिया गया, जिसमें मृत इष्ट, कहा जाता है कि इसमें सबसे पहले मृत इष्ट रखे और एक फ्लक्स को खुला ही रखने दिया। कहा जाता है कि एक मृत इष्ट रखा, एक फ्लक्स को खुला ही रखने दिया तथा दूसरी को क्या करते हैं, एक गर्दन को गर्म करने पर एस आकार कर दे। जैसे कहा जाता है कि इनके अनुसार एक फ्लक्स लिया गया जिसमें ये इष्ट रखें, मृत इष्ट को रखें। अब एक तो खुला का खुला रख दिया और दूसरा को क्या कर, एक बीकर को लिए फिर उसमें भी इष्ट रखे, लेकिन इसके कीप को क्या कहते हैं, धीरे से यस आकार की एक नली के द्वारा क्या कर देते हैं, ये बंद कर देते हैं। तो इसके अनुसार ये आपको समझिए। अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि यस आकार कर दिया और इसमें जीवाणु रहित करके आगे से बंद कर दिया। अब जैसे इस नली को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, तो उसमें अपने प्रयोग से पाया कि जिस फ्लक्स को खुला छोड़ा या उसमें रखे मृत इष्ट में नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि इसे जीवाणु रहित नहीं किया गया था। जैसे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे जो कौन से, देखिए जो पहला फ्लक्स था इसमें यस आकार के एक नली को रखने के बाद इसमें क्या करते हैं, ये यहाँ से बंद कर देते हैं। जब बंद कर देते और ये बंद करने के बाद ये जो इष्ट रहता है ये पूरा का पूरा जीवाणु रहित रहता है और एक खुला रखते हैं। जो खुला रखते हैं तो ये क्या खुला रखने के साथ इसे जीवाणु इसमें पाए जाते हैं। तो कहा जाता है कि इसमें जो मृत इष्ट में जीव उत्पन्न हो जाते हैं, कहा जाता है कि जो मृत इष्ट रहते हैं, जो खुला रहता है, इसमें एक नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि इसे जीवाणु रहित नहीं रखा गया, जबकि दूसरे फ्लक्स में जीवन उत्पन्न नहीं हुए। तो कहा जाता है कि इसमें जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई, लेकिन इसके कारण इसमें क्या जीवन की उत्पत्ति हो गई। तो कहा जाता है कि इनके अनुसार, किसके, लुईस पास्चर के अनुसार कहा जाता है कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, ये पहले से निर्धारित या जो पहले से या पूर्व से निर्मित जो जीव थे उन्हीं के अनुसार नए जीवों की उत्पत्ति हुई है। अब आगे देखा जा रहा है कि किस ओपेरिन या हाल्डेल के सिद्धांत के अनुसार देखा जाता है कि ओपेरिन ने क्या कहते हैं, देखिए ओपेरिन के अनुसार देखा जाता है कि इस सिद्धांत इस सिद्धांत के रूप को देखा जाता था कि वैज्ञानिक के अनुसार
कौन से वैज्ञानिक थे? रूस के अनुसार रूस के वैज्ञानिक थे जिनके अनुसार A.R. ऑपरिन के अनुसार इंग्लैंड के वैज्ञानिक J.V.S. हॉल्डेन के ने प्रतिपादित किया था। कहा जैसे ये दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत प्रतिपादित किए थे जिनके अनुसार कहा जाता है कि महासागर में जीवन का प्रारंभ हुआ था। कहा जाता है कि महासागरों में से ही जीवन का प्रारंभ हुआ है। उस समय पृथ्वी का तापमान ज़्यादा था, लेकिन वायुमंडल में मीथेन व अमोनिया जैसी गैसें कम और ज्वालामुखी ज़्यादा थे। कहा जाता है कि उस समय जो अमोनिया व मीथेन जैसी गैसें कम थी और ज्वालामुखी ज़्यादा थी। तो इस समय वातावरण में कहा जाता है कि बराबर ऑक्सीजन थी। कहा जाता है कि इस वातावरण में बहुत ही न के बराबर ऑक्सीजन थी, इसलिए जीव भी अवायवीय थे। कहा जाता है कि इस समय भी जीव जो थे कैसे थे? ऑक्सीजन नहीं थे, तो उस समय जीव जो थे ये अवायवीय थे। मतलब क्या? ऐसे जीव जो थे जो बिना ऑक्सीजन के जीव क्या वहाँ पर अपना जीवन यापन कर पा रहे थे। तो इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पे जो जीव थे ये अवायवीय थे। आगे कहा जाता है कि मिलर के अनुसार कहा जाता है कि यह मिलर का सिद्धांत क्या था? ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मिलर के अनुसार कहा जाता है कि मिलर का सिद्धांत था। इस सिद्धांत को S.L. मिलर ने 1953 में अपनाए। आपका इन्होंने 1953 में अपना प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि इन्होंने एक फ्लक्स में मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन को रखा। कहा जाता है कि एक फ्लक्स में मीथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन को रखा और उबलते हुए पानी के भाप के साथ 800 डिग्री सेल्सियस पर 2 टंगस्टन के इलेक्ट्रोड से स्पार्किंग की। इलेक्ट्रोड को इन्होंने ऊर्जा के स्रोत के रूप में लिया। कहा जाता है कि जो इलेक्ट्रोड था इसके ये क्या कहते हैं? ऊर्जा के रूप में लेते हैं, और ऊर्जा के रूप में लेने के बाद ये कहते हैं कि इनके प्रयोग के 18 दिन बाद, कहा जाता है कि इनके प्रयोग के 18 दिन बाद देखा जाता है जो फ्लक्स में जो द्रव पाया गया था उसका विश्लेषण करने पर उसमें ग्लाइसिन इले इले क्या इलेनाइन व एस्पार्टिक अम्ल जैसे सरल अमीनो अम्ल पाए गए। जैसे कहा जाता है कि इस समय इनके अनुसार क्या कहा जाता है कि मिलर के अनुसार अमीनो अम्ल पाए गए। इसके अलावा फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल इत्यादि कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं। कहा जाता है कि जो मिलर के अनुसार का देखा जाता है तो जितने भी कार्बनिक अम्ल थे वे सभी के सभी इनके सिद्धांतों में पाए गए। तो आपको ऑप्शन आ सकता है कि मिलर के अनुसार किसकी किसकी उत्पत्ति हुई है, तो आ गया कि कार्बनिक, अकार्बनिक, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या एक कार्बनिक अम्ल जो होते हैं या कार्बनिक पदार्थ थे उन्हीं के सिद्धांत कौन दिए थे? मिलर के अनुसार दिया गया सिद्धांत था। साथ ही शर्कराएं, नाइट्रोजन क्षार व वर्णक भी पाए गए थे। इस प्रकार से मिलर के अनुसार दिया गया सिद्धांत था। अब देखा जाता है कि जो मिलर थे तो कहा जाता है कि रासायनिक विकास के में इन्होंने किसके अनुसार? मिलर के अनुसार बताया गया था कि जो आदि पृथ्वी का निर्माण हुआ है इनके अनुसार प्रयोगशाला में आदि पृथ्वी जैसा वातावरण बनाया गया। जैसे कहा जाता है कि वर्तमान की जो पृथ्वी है उसकी आदि पृथ्वी जैसा वातावरण बनाया गया, जिसमें बताया गया था कि इनके प्रयोगात्मक रूप से सरल कार्बनिक यौगिकों के निर्माण को समझाया गया। कहा जाता है कि सरल कार्बनिक यौगिकों के बारे में कौन समझाता है? तो एक कौन थे? मिलर के अनुसार। कौन? स्टेनले मिलर के अनुसार ये सिद्धांत अपनाया गया था। इस प्रयोग में यह माना गया कि ब्रह्मांड में कहीं न कहीं ऐसी अभिक्रिया हुई जिसमें अकार्बनिक से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ और कार्बनिक अणुओं से जीवन का प्रारंभ हुआ था। कहा जा रहा है कि इन सभी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अनेक साइंटिस्ट ने ये सिद्धांत अपनाया कि ये जो जीवन की उत्पत्ति है ब्रह्मांड में जो अभी जीव हैं, ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड में कहीं न कहीं ऐसी अभिक्रिया हुई है जिससे अकार्बनिक से कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ है। अब ऐसे कहा जाता है कि जो हाइड्रोजन हीलियम था और कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ थे, तो उसी में कहा जाता है कि अकार्बनिक से कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ और कार्बनिक यौगिक से धीरे धीरे किसका निर्माण हुआ? अणुओं का, जीवों का निर्माण हुआ है। ये सिद्धांत किसके अनुसार? मिलर के अनुसार दिया गया जो सिद्धांत था उसके बाद लोगों का ये सिद्धांत अपनाया गया था। आगे देखा जा रहा है कि न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण। कहा जाता है कि जिस प्रकार से देखा जाता है कि मिलर के अनुसार बताया गया था कि कार्बनिक यौगिकों में कुछ न्यूक्लिक अम्ल थे, तो इन न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो कहा जाता है कि
कौन से? न्यूक्लियो अम्ल। देखिए क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियो प्रोटीन। कौन से न्यूक्लिक अम्ल में अभी आप लोग पढ़े हैं कि कुछ क्या क्या पाए जा रहे थे? तो अमीनो अम्ल था, अमीनो अम्ल के बाद नाइट्रोजनी क्षारक था, शर्करा था जिसमें फास्फेट समूह थे। ये सभी के सभी मिले थे, तो इसलिए कहा जाता है कि ये सभी के सभी मूलक मिलकर किसका निर्माण करते? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार से होता है? आदि सागर के अनुसार कहा जाता है कि आदि सागर जो थे, आदि सागर के जल में न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हो चुका था, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति की सबसे बड़ी संभावना यही से दिखाई दे रही थी। कहा जाता है कि जो न्यूक्लियो प्रोटीन था, उसमें कहा जाता है कि जो न्यूक्लिक अम्ल थे, इसका निर्माण आदि सागर के द्वारा उत्पन्न हुई है। इस जल में प्रोटीन भी उपस्थित है। कहा जाता है कि इस जल में कुछ मात्रा में मौजूद प्रोटीन भी मौजूद थे। तो कहा जाता है कि जल में प्रोटीन भी उपस्थित है, अतः प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल के आपसी प्रयोग से न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण हुआ है। कहा जाता है कि जीवधारियों में देखिए न्यूक्लिक अम्ल थे, जिसके बारे में मिलर बताए थे। तो अब कहा जाता है कि जो जल थे उसमें प्रोटीन मौजूद थे। तो जब न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन आपस में मिलते हैं तो एक इसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और जो न्यूक्लियो प्रोटीन की उत्पत्ति जीवन का प्रथम संकेत थी। कहा जाता है कि जो न्यूक्लियो प्रोटीन थी, ये जीवन का प्रथम संकेत दिखाई दे रही थी या प्रथम संकेत थी। कुछ न्यूक्लियो प्रोटीन समुद्र के गर्म जल में उपस्थित दूसरे कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से संयोजित होकर स्वयं का निर्माण करने लगे थे। कहा जाता है कि जो न्यूक्लियो प्रोटीन थे, ये समुद्र की उत्पत्ति के समय, या कहा जाता है कि समुद्र में गर्म जल तथा ठंडा या कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से संयोजित होकर स्वयं का निर्माण करने लगी थी। इस प्रकार न्यूक्लियो प्रोटीन में स्वतः प्रतिलिपिकरण की क्षमता उत्पन्न हो गई, जो कि जनन की शुरुआत क्या थी? जनन की सबसे पहले शुरुआत थी। अब कहा जाता है कि वर्तमान में देखिए, कहा जाता है कि कुछ साइंटिस्ट कौन थे? तो कहा जाता है कि देखिए कि प्रतिलिपिकरण की जो क्षमताएं थी, इसमें आदि सागर से न्यूक्लियो प्रोटीन की संख्या व मात्रा में तीव्रता वृद्धि होने, मतलब क्या धीरे धीरे इसमें क्या तीव्रता रूप से वृद्धि होने लगी थी। किसमें? संख्या व मात्रा में वृद्धि होने लगी थी। इस प्रकार कच्चे माल या कार्बनिक पदार्थों व अकार्बनिक पदार्थों की मात्रा में कमी आई। इसके बाद देखा जाता था कि जो न्यूक्लियो प्रोटीन में देखा जाता है, तो ये आपसी प्रतिस्पर्धा करके व दबाव के कारण अनेक न्यूक्लियो प्रोटीन के भौतिक व रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो गया, जिसके कारण कहा जाता है कि परिवर्तन हो गया या उत्परिवर्तन हो गया। इस कारण से नए न्यूक्लियो प्रोटीन का निर्माण होने लगा था। अब इन न्यूक्लियो प्रोटीन के निर्माण से विकास में सजीव व निर्जीव की सीमा निर्धारित होने लगी थी। अब न्यूक्लियो प्रोटीन के आधार पर देखा जाता है कि कौन सा जीव क्या है सजीव और कौन सा जीव निर्जीव होता है। तो कहा जाता है कि सजीव और निर्जीवों का निर्धारण किसके अनुसार किया जाता है? न्यूक्लियो प्रोटीन के निर्माण के बाद ही पता चलता है कि विकास में कौन सजीव और कौन निर्जीव है। तो अब कहा जाता है कि वर्तमान में कौन है? खुराना। किसके अनुसार? खुराना के अनुसार देखा जाता है कि खुराना, देखिए क्या है, खुराना ने बताया कि एक सजीव कोशिका से बाहर कृत्रिम संश्लेषण द्वारा, कहा जाता है कि देखिए कृत्रिम संश्लेषण मतलब क्या? कृत्रिम संश्लेषण में क्या आता है? संश्लेषण मिस होता है निर्माण करना। क्या है? संश्लेषण मिस होता है निर्माण करना। तो कहा जाता है कि कृत्रिम तरीके से निर्माण करना। देखिए क्रमशः कहा जाता है कि हरगोविंद के अनुसार या हरगोविंद खुराना के अनुसार कहा जाता है कि एक सजीव कोशिका से बाहर कृत्रिम संश्लेषण द्वारा 77 न्यूक्लियोटाइड का बना आरएनए अणु संश्लेषित किया। कहा जाता है कि सजीव कोशिका से बाहर कृत्रिम संश्लेषण के द्वारा कौन? हरगोविंद खुराना ने 77 प्रकार के, क्या 77 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड, क्या न्यूक्लियोटाइड के जो आरएनए था उसका निर्माण किए हैं। तो कहा जाता है कि इसका निर्माण किए हैं। अब इसके आरएनए अणु संश्लेषित किए, जो यह प्रतिपादित करता है कि विकास के दौरान प्राथमिक जननी पदार्थों के रूप में आरएनए बना, न कि डीएनए। कहा जाता है कि प्रारंभिक जीव में जो न्यूक्लियो प्रोटीन है या जो न्यूक्लिक अम्ल थे, उसमें डीएनए न होकर कौन थे? आरएनए थे, क्योंकि आरएनए को खुराना ने
कृत्रिम संश्लेषण द्वारा 77 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स का बनाए, जिससे ये पता कराया था कि पता चलता है कि जो प्राथमिक जननी पदार्थ के रूप में आरएनए ही मौजूद थे आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। कुछ साइंटिस्टों का नाम था कि प्रोटीन थे, लेकिन बाद में पता चला कि ये आरएनए था। लेकिन डीएनए तो वर्तमान में पता चला कि वर्तमान में आनुवंशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है। लेकिन वो प्राचीन काल में या कहा जाए कि आद्य पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति के समय देखा जाता है जो अन्यूक्लिक अम्ल थे वो कौन से थे, आपके आरएनए थे। क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए वीडियो नए लेक्चर के साथ। आगे के वीडियो नेक्स्ट पार्ट में देखा जाता है।